वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन मेरे पास पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला कि सर बहुत पढ़ना है, केमिस्ट्री में बहुत सिलेबस है, तो आप ऐसे कुछ टॉपिक्स बताइए, ऐसा कुछ बताइए हाँ, जो हम लास्ट में रिवीजन कर पाए, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो भाई साहब, उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखो भाई साहब, पहला ये कंसेप्ट याद रखना है दिमाग में। अगर कोई सर बताएगा ये 10 टॉपिक कर लो, ये 10 चीजें कर लो, ये 10 क्वेश्चंस कर लो, केमिस्ट्री आसानी से पास हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्लास 11th में, ऐसा नहीं है। क्यों? थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं ना क्लास 11th में। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने पिछले 4-5 साल के जो पेपर्स है उनको एनालाइज किया है, उन पे एक फ्रेमवर्क, उन पे काम करके मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम देने से पहले ये जरूरी पढ़ने हैं। अगर वो कर लोगे आप तो एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सीक्वेंस ऐसे बताऊंगा कि सबसे पहले मैं वो चैप्टर कंसिडर करूंगा जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे, फिर वो चैप्टर कंसिडर करूंगा जिसके उससे कम मार्क्स हो जाएंगे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे हम? मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है। 11th जो के बोर्ड है, एग्जाम्स जो आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, कुछ 1-1.5 महीने में, एक आधे महीने में एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ के जरूरी जाने हैं भाई साहब, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है भाई साहब। पहला चैप्टर क्यों मैंने ये लिया, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, 11 मार्क्स इसमें है। कितने? 11 मार्क्स आपके जेके बोर्ड में आते हैं, ठीक है भाई साहब। अब हम वो उन टॉपिक्स पे मैं फोकस करूंगा, वो टॉपिक्स में आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आएंगे वो आपको जरूरी करके जाने, ठीक है। मैंने पिछले 5-6 साल के पेपर्स देखे हैं, तो उनमें ये कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चांसेस है इस साल भी आ जाए, ठीक। चलो भाई साहब, पहला जो है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, इस टॉपिक में आपको पता है पहले से जब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम इसको देखो, हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे टूटते हैं, है ना। तो उसके बाद हम लेते हैं नोमेनक्लेचर, है ना, दैट मींस आईयूपीएसी। देखो भाई साहब, अगर हम जेके बोस की बात करेंगे, आईयूपीएसी फेवरेट टॉपिक बन चुका है ना। पिछले आप 4-5 साल के पेपर्स उठा के देख लो, आईयूपीएसी जो है फेवरेट टॉपिक बन चुका है जेके बोस वालों का। इसमें क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। कभी आईयूपीएसी, उस पे क्या पूछा जाता है, कोई भी कंपाउंड देगा, इसको बताओ नाम क्या है, ठीक है। या कभी मैंने 1-2 पेपर में यह भी देखा है कि बताता है, बोलो, एग्जामिनर बोलता है बताओ फंक्शनल ग्रुप किससे कहते हैं, या बताओ ये होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं, या फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, या कोई कंपाउंड देगा। देखना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा, ये कोई कंपाउंड देगा, उसको बोलेगा कि इसकी नेमिंग करो, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है तो नेमिंग से स्टार्ट करो। नेमिंग में कोई भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ठीक है, नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप भी पता होना चाहिए किससे कहते हैं, और होमोलॉगस सीरीज और प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज भी होना चाहिए। पहला टॉपिक। दूसरी, अगर हम आईयूपीएसी के बाद दूसरा टॉपिक देख ले तो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, याद रखना, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्यूरिफिकेशन आप पिछले साल का पेपर उठा लो जेके बोस का, उसमें आया हुआ है, देखना, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आया हुआ है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी।
व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन देखो, सब्लिमेशन है, क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी टेक्निक्स है, दो चार आपके सिलेबस में, तो वो आपको पढ़ लेने हैं, जरूरी पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तीसरा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखो एग्जामिनर, मैंने जब ट्रेंड देखा, मैंने क्या देखा वहां पे, एग्जामिनर या ये पूछता है या ये, किसी साल में ये मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन पूछेगा और अगले साल में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारे कार्बन कैसे फाइंड करते हैं, नाइट्रोजन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब आप पढ़ोगे उसमें आपको खुद समझ जाएगा कौन कंपाउंड, हमें कैसे पता चलेगा इसमें ये है, बहुत बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी होंगी, वो आप डिटेल्स पढ़ोगे, ठीक है। तो भाई साहब अभी मुझे वो पढ़ाना है, मुझे वो बताने हैं जो एग्जाम में आते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पिछले साल हम देखेंगे तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आए थे, तो इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन किससे बनता है, यूपीएससी से, दूसरा मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरा जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये तीन टॉपिक्स, और उसके बाद ये नोट डाउन करो जल्दी। चलो भाई साहब, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, इसमें दो है, एक टेम्परेरी है एक परमानेंट है, वो मुझे नहीं पढ़ाना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या आता है, मेनली भाई साहब इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ये पूछा जाता है, और सेकेंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, मेनली। और याद रखना इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई, सॉरी प्लस आर, सॉरी प्लस आई और माइनस आई पूछा जाता है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है पहले व्हाट डू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। आपने पढ़ा होगा ये एक ऑर्डर होता है, माइनस आई का ऑर्डर हम लिखाते हैं, ऐसे ही प्लस आई का भी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना। ये माइनस आई किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस आई किसको, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका एक ऑर्डर होता है, प्लस आई का ऑर्डर भी याद रखना है, माइनस आई का ऑर्डर भी याद रखना है। एक दो पेपर उसमें मैंने देखा है डायरेक्ट पूछा है माइनस आई का ऑर्डर, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसको को बोलते हैं, हर साल ये आता है भाई साहब, हर साल ये पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मेनली सबसे ज्यादा फेवरेट एग्जामिनर को जो है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद तीसरा रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन एक साल पूछा था एग्जामिनर ने, और रेजोनेंस भी एक साल, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हर साल आता है, हर साल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट भी एक दो मरतबा आया था। रेजोनेंस पिछले साल आया था, हाइपर कंजुगेशन उससे पहले जो साल था उसमें आया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, बस ये पढ़ने, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका ट्रेंड याद रखना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, रेजोनेंस हम डिटेल पढ़ाते हैं ना। बहुत देखो पिछले साल आया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना था ओजोन का, उससे पहले आया था बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है ना, कैसे बनते हैं बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हम इन डिटेल्ड पढ़ाते हैं, जब हम एग्जाम में पढ़ाते हैं इन डिटेल्ड पढ़ाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगता है ना, ये हम पढ़ते, उससे क्या होता है, रिंग एक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट होता है, कौन सा आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग, हम इन डिटेलर, तो दैट मींस रेजोनेंस आपको अच्छी तरीके से आएगा। हाइपर कंजुगेशन है ना, हाइपर कंजुगेशन किसको कहते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा है ना, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा है उसके पास उतना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना। चलो ये भी कर लेना, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट स्टार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मर्तबा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई साहब,
उसके बाद ये हम 11 मार्क्स किस में आते हैं, 11 मार्क्स जो आते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है जो आपको पढ़ने, ठीक है। तो उसके बाद भाई साहब, उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट है, क्या है, हमें कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, किससे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल देखो मुझे यहां पे पढ़ाना नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, मैं जनरल आइडिया देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, एग्जांपल्स इलेक्ट्रोफाइल के भी, न्यूक्लियोफाइल। देखो मैंने देखा है पिछली बार जो आया था क्वेश्चन, वहां पे 2-4 ऑप्शन थे A B C D, उसमें बताया गया था बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल। ये भी पूछ सकता है आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे ही पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, गिव एग्जांपल्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इलेक्ट्रोफाइल भी पता होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइड में रखता हूं भाई। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसमें पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, कार्बोकैटायन। भाई साहब मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। भाई साहब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन भी पूछता है, वो ज्यादा नहीं पूछता, ज्यादा क्या पूछता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, जिसमें पढ़ते हैं 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, है ना। ऐसे ही फ्री रेडिकल का भी, लेकिन कार्बो एनायन का इसका उल्टा चला जाता है। कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, जिसकी 3 बॉन्ड हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो उसको, है ना। ये हम डिटेल्ड नहीं, ये हम नहीं पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूं। कार्बोकैटायन मेनली आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोकैटायन, एग्जांपल कार्बोकैटायन की, है ना। तो ये आपको पढ़ के जाना है। देखो 11 मार्क्स इसी में से, मेनली इसी में से आते हैं। कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, कार्बो एनायन किसको बोलते हैं, मेनली कार्बोकैटायन पढ़ना, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। चलो ये हुआ हमारा पहला चैप्टर, जिसको बोलते हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 11 मार्क्स आते हैं, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी अब जरूरी पढ़ के जाना। उसके बाद ये नोट डाउन करो। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है भाई साहब, हाइड्रोकार्बन। उसमें कितने मार्क्स है वो भी मैं बता दूंगा यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सेकंड जो है हमारा हाइड्रोकार्बन में 10 मार्क्स है भाई साहब, 10 मार्क्स। चलो भाई साहब, हाइड्रोकार्बन में आपको पता है क्या पढ़ना होता है, अल्केन्स के बारे में, अल्कीन्स के बारे में, और अल्काइन्स के बारे में, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन्स के बारे में, ठीक है भाई साहब। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो एमओपी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। अल्केन भी पढ़ने हैं, अल्कीन भी पढ़ने हैं, और अल्काइन्स भी पढ़ने हैं, याद रखना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और याद रखना इसमें अल्कीन में क्या मेन पढ़ेंगे हम, बहुत बार पूछा है भाई साहब, बियर्स रिएजेंट के बारे में। बियर्स रिएजेंट, व्हाट डू मीन बाय बियर्स रिएजेंट, या अल्कीन को अगर ट्रीट करेंगे बियर्स रिएजेंट के साथ, वो क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर हम नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे, वुड्स रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं, या वुड्स रिएक्शन भी कोई बोलता है, वुड्स कुछ भी बोल लो, अपनी मर्जी, अपनी सरकार, है ना। चलो भाई साहब, वुड्स रिएक्शन। और तीसरा चौथा पॉइंट जो इसमें आता है वो उजनोलिसिस बोलो, लाइसिस बोलो, कुछ भी बोल लो। चलो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जरूरी करके जाना। बियर्स रिएजेंट क्या होता है ये आप एक बार पढ़ लेना। वोटर रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे और भी है, आगे भी है, लेकिन ये आपको मेनली करने हैं, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब, और चलो बियर्स रिएजेंट, जब इथेन को, हाँ, और उसके बाद देखो ये मेरी नजर नहीं पड़ी कि आया नहीं है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर पूछेगा भी सिस आइसोमर किसको बोलते हैं, या ट्रांस आइसोमर किसको बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर,
क्योंकि आपको आइसोमेरिज्म नहीं है सिलेबस में, आपको वो नहीं पूछेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पूछेगा, और उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर किसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देगा, ये सिस है कि ये ट्रांस आइसोमर है, वो आपको पता होना चाहिए। ये नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। चलो भाई साहब, उसके बाद जो सबसे ज्यादा फेवरेट, उसके बाद जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा फेवरेट है वो क्या है? वो है भाई साहब कन्फर्मर्स। व्हाट डू यू मीन बाय, बहुत बार आया है, बहुत बार मैंने देखा है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन या कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, इथेन की भी इथेन, इथेन के पूछता है, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, ये हमेशा पूछता है भाई साहब। उसमें हमने पढ़ा है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन होती है ना, हार्शू प्रोजेक्शन होता है, ये उतना डीप नहीं पूछता, मैंने नहीं देखा, हो सकता है कभी मत पूछे कि ये जब हम हार्शू प्रोजेक्शन बनाते हैं या न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, उसमें सबसे ज्यादा कौन से स्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, गॉश होता है, उसमें एंटी होता है, और उसमें डाइहेड्रल एंगल भी होता है, वो नहीं पूछेगा, उतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन सॉरी, इथेन के कन्फर्मेशन आप बताओ, व्हाट इज कन्फर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भाई साहब। चलो उसके बाद, उसके बाद इस में क्या पूछते हैं यार, उसके बाद कंडीशंस देखो, उसके बाद कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी देखो, कभी कभी ये पूछते हैं कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, या पिछले साल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था भाई साहब, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मीन्स तब आपको पता चलेगा कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, जब आपको पता होगा कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, और उसमें मेनली आपको फोकस करना है हुक्लुज रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हुक्लुज रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय हुक्लुज, व्हाट इज द हुक्लुज रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, 4n+2 है ना, क्या रूल है ये, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होता है, प्लेनर होना चाहिए, है ना, कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर और साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और उसमें क्या होनी चाहिए, 4n+2 रूल वो फॉलो एरोमेटिसिटी, 4n+2 यानी हुक्लुज रूल ऑफ एरोमेटिसिटी वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो भाई कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी पूछता ही पूछता है। उसके बाद, उसके बाद ये कभी कभी आता है, ज्यादा नहीं आता, पिछले साल आया था, हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन कन्फर्मर्स मैंने बहुत बार देखे, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन ये आता है कन्फर्मेशन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो देखो, दो चीजें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो मार्कोविनकाउज रूल, मार्कोविनकाउज रूल एंड एंटी मार्कोविनकाउज रूल, एंटी मार्कोविनकाउज रूल, एंटी मार्कोविनकाउज रूल को पराक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पराक्साइड इफेक्ट, या इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं ना, खराश इफेक्ट, कभी कभी ये भी बोला जाता है भाई साहब व्हाट डू यू मीन बाय खराश इफेक्ट। मार्कोविनकाउज अगर कुछ नहीं पढ़ोगे, मार्कोविनकाउज रूल जरूरी पढ़ के जाना भाई साहब। मार्कोविनकाउज रूल आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, नहीं पढ़ाना मुझे, लेकिन जरूरी आपको मार्कोविनकाउज रूल पढ़ना है भाई साहब, एग्जाम देने से पहले मार्कोविनकाउज रूल पता होना चाहिए, एंटी मार्कोविनकाउज रूल पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ज्यादा, अगर कुछ नहीं कर पाओगे ये करना है, मार्कोविनकाउज, एंटी मार्कोविनकाउज, और उसके बाद सबसे ज्यादा उसको बोलते हैं, ये मैं मिटाता हूं, आप लिखो जल्दी, चलो उसके बाद सबसे ज्यादा उसके बाद अगर देखो, अगर कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, अगर आपको बताया सर हमें ऑर्गेनिक नहीं आती, मार्कोविनकाउज रूल जरूर पढ़ना है, एंटी मार्कोविनकाउज रूल जरूर पढ़ना है, और ये पढ़ना है भाई साहब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन। उसमें क्या पढ़ना है भाई साहब, देखो क्या उसमें पढ़ना है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं सल्फोनेशन किसको बोलते हैं, जब H2SO4 डालेंगे सल्फर ग्रुप एडिशन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 डालेंगे तो नाइट्रो ग्रुप
अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन भी और असाइलेशन भी, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, और चौथा क्लोरिनेशन। रिएक्शन में एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है वो पूछता है, जब हम बेंजीन रिंग को एडिशन ऑफ क्लोरीन करेंगे बहुत अमाउंट में, एक तो एक बहुत कम अमाउंट में क्लोरीन डालेंगे, वो आपने पढ़ा होगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाता है ना। एक तो ऐसा भी है कि बेंजीन को हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन देते हैं, तो वो क्या करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि हर पोजीशन पे क्लोरीन लग जाता है। ये पूछा जाता है भाई साहब, हर पोजीशन पे क्लोरीन लग जाता है, ये आप देख लेना एनसीईआरटी पे। तो अगर ये नहीं पढ़ोगे, छोड़ दो इसको, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन और क्लोरिनेशन आपको जरूरी पढ़नी है। क्लोरिनेशन नहीं पढ़ोगे, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट, नाइट्रेशन और अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन जरूरी पढ़ के जाना है भाई साहब। ये टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो देखो, अगर आप सोचोगे, देखना, ये आप जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, अगर आप सोचोगे, देखना क्या भाई साहब, जिसकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो गई, देखो 2 चैप्टर पढ़ने ऑर्गेनिक में, 2 चैप्टर पढ़ने, एक तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा हाइड्रोकार्बन। कितने मार्क्स बन गए उसके, पहले 10, पहले 11 मार्क्स आते, और दूसरे में इसमें कितने मार्क्स आते हैं, 10 मार्क्स हाइड्रोकार्बन में। तो कितने हो गए भाई साहब, 21 मार्क्स 2 चैप्टर में, 21 मार्क्स हो गए है ना। 70 मार्क्स में 21 मार्क्स इन्हीं 2 चैप्टरों में से आते हैं, ठीक है। तो भाई साहब तीसरा चैप्टर ले लेते हैं, यहां पे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई साहब, स्ट्रक्चर, इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। इसमें कितने मार्क्स है भाई साहब, इसमें है 9 मार्क्स। चलो, कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो इसमें आते हैं, देखो पहला, ज्यादा मैंने मॉडल जो हम पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, वो मैंने नहीं देखा, कभी आता है, ज्यादा नहीं आता, मैंने नहीं देखा। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कौन करता है, कैसे करता है, वो नहीं ज्यादा आता है। और उसके बाद आते हैं एटॉमिक मॉडल्स, है ना। उसके बाद एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आता है, और ये बोहर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो बहुत सारे मॉडल आते हैं। उसके बाद उसमें एक मॉडल, उसमें एक आता है, उसको बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये आपको मॉडल ऑफ एटम ये आपको करके जाना है, नंबर 1। नंबर 2, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये आपको लिमिटेशन इसके भी पता होने चाहिए, और ये बोलता क्या था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। और इसने बोला था रेडियस, वेलोसिटी, वो आपको उतना नहीं आता है। बोहर्स रेडियस किसके बराबर होता है, बोहर्स वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वो आपको उतना डीप नहीं आता है एग्जाम में। वो आपको उस पर नीट में क्वेश्चन आते हैं बोहर्स रेडियस पे, है ना। R = 0.529 × 10⁻⁻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 तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या होते हैं, उसके लिमिटेशन, ठीक है। तो भाई साहब उसके बाद आपको कंसेप्ट ऑफ अलग लिखा हुआ है सिलेबस में, कंसेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल, और ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, याद रखना, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। कभी कभी पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, पिछली बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एक बार पूछा है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद ये
ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बाद डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज, यहां डायरेक्ट पूछेगा डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, या उस पे वो न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है भाई साहब, डी ब्रोगलीज पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, याद रखना मेरी बात। उसके बाद आते, और हमेशा एक तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमेशा पूछता है, ये एक बार आया था, ये भी एक बार आया था, कंसेप्ट ऑफ शेल एक बार आया था, एक दो बार ये भी आया था। हेजनबर्ग से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर बार पूछता है। और क्या पूछता है, ये शॉर्ट आंसर में होते पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपको तीन ही पढ़नी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आबो रूल और हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, ये आपको जरूरी करके जाना है। कौन सा, ये वाला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आबो प्रिंसिपल और हुंडस रूल। ठीक है, ये आपको ये टॉपिक्स नोट डाउन करो, आगे चलते। ठीक है, और इसमें टॉपिक दो और पूछता है, क्या पिछली बार पूछा था क्वांटम नंबर्स, आपको सारे करके जाने। व्हाट डू मीन बाय क्वांटम नंबर्स, और कौन क्वांटम नंबर क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, सुपर क्वांटम नंबर कौन क्या बोलता है, और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी पता होनी चाहिए आपको, है ना। क्वांटम नंबर भी आपको करके जाने, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर। और तीसरा, एक दो मरतबा मैंने देखा आइसोटोप्स भी पूछता है। व्हाट डू मीन बाय आइसोटोप्स, और इसमें आइसोटोप्स में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पूछता है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने एक बार ये भी देखा है, वो ये बोलता है किसमें 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। कौन आइसोटोप हाइड्रोजन का आइसोटोप ऐसा है जिसमें कोई न्यूट्रॉन ना हो, आपने पढ़ा होगा H11 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटेरियम बोलते हैं ना। इसमें क्या है, इसमें हम अगर देखें, इसमें 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तब जाके इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इसमें सिर्फ प्रोटॉन एक होता है बस, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कोई नहीं होता, ऐसा भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, वैसे जनरल आइडिया होना चाहिए, आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोडायोफर्स, आइसोस्टीयर्स, ये नहीं पूछता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कभी कभी पूछता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कभी कभी पूछता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो पूछे जाएंगे आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, याद रखना मेरी बात, एग्जाम देने के बाद इंशाल्लाह मैं पेपर लूंगा और दिखाऊंगा कि जो टॉपिक मैंने बोले थे मैक्सिमम वही आए कि नहीं। तो जो स्टूडेंट इन सारे चीजों पे अमल करेगा, सारे चीजें अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, इंशाल्लाह उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, अगले चैप्टर पे चलते हैं। 9 मार्क्स इसके भी है क्वेश्चन। चलो भाई साहब नोट डाउन करो, चलो हो गया। उसके बाद भाई साहब 9 मार्क्स इसके हो गए, और इसके बाद हमारा आता है थर्मोडाइनिक्स, उसके भी 9 मार्क्स आते हैं। थर्मोडाइनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनिक्स। चलो भाई साहब, थर्मोडाइनमिक्स में क्या आता है, थर्मोडाइनमिक्स में पहला आपको वो याद होना चाहिए, सिस्टम किसको बोलते हैं, सराउंडिंग्स किसको बोलते हैं ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो आपको याद ही होनी चाहिए। सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, मेनली आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और सिस्टम और टाइप्स ऑफ सिस्टम ये आपको पता होनी चाहिए। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। या स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन होनी पता चाहिए, और आप, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे वो। ठीक है, तो उसके बाद मेनली हर साल जो पूछा जाता है भाई साहब वो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हर साल आपसे पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद ऑल थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, ऑल थर्मो डायनेमिक प्रॉपर्टीज, आपको सब कुछ आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक,
है ना। एडियाबैटिक, आपको सारे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और किसमें क्या होता है, विरोडन कैसे निकालते हैं, किसमें कितनी विरोडन होती है, किसमें जीरो विरोडन होता है, किसमें क्यू जीरो होता है ना। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये चारों प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद हेसिस लॉ, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब एंट्रोपी, 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 इसको डेल्टा एस बोलते हैं ना, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस, एंट्रोपी, ठीक है। और इसी से हम क्या निकालते हैं, एंट्रोपी से बाद में जब हम पढ़ेंगे। अच्छा, एंट्रोपी के बाद पहले गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जब हम ये दोनों पता होंगे तो उससे हम क्या बता सकते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। रिएक्शन कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और भाई साहब, और एक पॉइंट मुझे याद आ गया, आप जल्दी ये उतारो। ओके, हो गया, डन। चलो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसके बाद गिब्स हेल्महोल्ट्ज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता होना चाहिए। यानी इसमें डेल्टा जी क्या होता है, जीरो कब होता है, लेस देन जीरो कब होता है, इक्वल टू जीरो कब होता है, ये पता होनी चाहिए। और अच्छा, ये हम पता चल जाते हैं जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, तो उसमें क्या होते हैं, या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उससे पर हम डेल्टा एस भी दिया होता है, फिर हमें पता चल जाता है भाई साहब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। या भाई साहब ये भी होगा, डेल्टा जी दे के होगा, बताएगा भाई साहब आप ये बोलो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी, है ना। ये भी बता सकता है रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। या ये भी बताता है जब इक्विलिब्रियम आए, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम बहुत बार पूछा ये, एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, ये भी पूछता है भाई साहब। ये सारी चीजें जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पता होनी चाहिए, डेल्टा एस पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इस पे कितने मार्क्स है, 9 मार्क्स। ये आपको ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारा आता है केमिकल बॉन्डिंग। क्या आता है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। इसमें सिलेबस कम ही है 11th में, लेकिन नीट में सिलेबस ज्यादा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। चलो, केमिकल बॉन्डिंग में कितने मार्क्स है, 7 मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग में क्या पूछा जाता है, देखो भाई साहब, पहले हमें पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एग्जांपल किसकी, पिछली बार ये आया है 2-4 कंपाउंड्स दिए हुए थे, बताओ इसमें किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वो दैट मीन इसका भी आइडिया होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड भी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कभी पूछेगा, है ना, वो भी आ सकता है, ठीक। लेकिन ये आपको करके जाना है, पहला पार्ट। दूसरा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसमें मौजूद होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कोई आपको देगा 1-2 एग्जांपल, बोलेगा किसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक। चलो भाई साहब, उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, हालांकि हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं, अच्छे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। मैंने बोला था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते। पिछली बार क्या आया था क्वेश्चन, वो एज इट इज में बताऊंगा आपको। क्या आया था पिछली बार क्वेश्चन, हाँ, उसने बोला था, क्वेश्चन वाले ने बोला था BeCl2 जो है वो लीनियर होता है। क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, लीनियर होता है। BeCl2 होता है लीनियर, while as CaCl2 इज नॉट,
while as CaCl2 इज नॉट। क्यों? रीजन, ये भी क्वेश्चन आया था, हो सकता है रिपीट हो जाए। क्यों? देखो इसकी शेप बनाओगे, देखो बेरिलियम इसकी वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगी। कैल्शियम इसकी वैलेंसी भी 2 है। क्यों इसकी, अगर आप बोलोगे देखो बेरिलियम Cl और Cl, ये है कैल्शियम, ये भी Cl है, ये भी Cl है, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन इसकी शेप लीनियर है, इसकी क्यों नहीं है? आपने पढ़ा होगा आराम से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शेप्स और ज्योमेट्री आप देख लेना कि किस पे लोन पेयर आता है, किस पे वैकेंट ऑर्बिटल होती है, उसकी वजह से क्या होता है, लोन पेयर जब आता है उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ती है, वो आपने सब कुछ पढ़ा होगा। लोन पेयर जब आता है क्या होता है उससे, ठीक है, उससे रिपल्शन होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिग्रीज होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाता है, या बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वो आप कहोगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन आया था। और भाई साहब इसमें पता होना चाहिए भाई साहब, क्या लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड ये 1-2 मरतबा पूछा था, ज्यादा नहीं। लेविस एसिड या लेविस बेस, लेविस एसिड या लेविस बेस किसको कहते हैं, लेविस एसिड किसको बोलते हैं, लेविस बेस किसको बोलते हैं, इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो जल्दी। ओके, और उसके बाद देखो, उसके बाद मेनली सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। कोई भी मॉलिक्यूल बोलेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको पता होना चाहिए भाई साहब। इसके ट्रिक भी है, कभी बताएंगे इंशाल्लाह। इसके बहुत सारे ट्रिक्स भी है बॉन्ड ऑर्डर के, कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ऐसा भी बता सकता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। और एक क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये भी पूछता है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछता है भाई साहब। एमओटी की वजह से आप बताओ, N2 में किन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड क्यों है, और वाई इज एक्टोमिक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यूजिंग एमओटी, ठीक है। और याद रखना एमओटी में कभी ये भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी कंपाउंड बोलेगा कि इसकी एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2p है ना, 2px 2py 2pz, वो पूछता है। तो ये एमओटी भी ये भी होगा। और क्या पूछता है भाई साहब, शेप्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, शेप्स को कोई भी कंपाउंड देगा, बोलेगा अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, इसके विस्पर थ्योरी शेप बताओ, ठीक है। कंपाउंड मेनली कौन कौन से पूछा जाता है याद रखना। मोनली बोलेगा NH3, सेकंड ये आपको करके जाना है, वाटर के, थर्ड SF6, चौथा क्या पूछेगा, BF3 BeF2 CH4, BF3 CH4 ये पूछेगा, इनकी शेप्स अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेगा, ठीक है। कभी कभी ये बोलता है कि भाई साहब आप दिखाओ, एक बार आया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आप दिखाओ कैसे होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक S और 3p कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन वो भी आपको कंसेप्ट पता होना। यह आता है सब कुछ किस में, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आगे चलते भाई साहब, इक्विलिब्रियम, आगे हमारा इक्विलिब्रियम, उसमें 7 मार्क्स है। उसमें भी बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इक्विलिब्रियम में, बहुत ज्यादा, उनको समझ ही नहीं आती। चलो फिजिकल इक्विलिब्रियम अगर समझ आया, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर समझ आया, आयन इक्विलिब्रियम समझ ही नहीं आता है ना। इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स। इसमें क्या पूछा जाता है, लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, पहला लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, पहला यही पूछा जाता है। स्टेट द लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है भाई साहब, गिव द रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक, रिएक्शन ऑफ, एक बार पूछा है एम्फोटेरिक, द रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ, टू एक्सप्लेन द, गिव द रिएक्शन टू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। और तीसरा, मेनली अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ये जरूर पढ़ना भाई साहब, स्टेट एंड एक्सप्लेन लीचोट-लियर्स प्रिंसिपल, स्टेट एंड एक्सप्लेन लीचोट-लियर्स प्रिंसिपल। क्या बोलता है लीचोट-लियर्स प्रिंसिपल हमें? डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कहां होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, या पिछली बार बताया था, देखो रिएक्शन थी ये M2 प्लस H2, आप बताओ कि ऐसा ही कुछ रिएक्शन था, हमें मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें टू गेट ए यील्ड ऑफ, टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, ये भी आया था। लीचोट-लियर्स प्रिंसिपल करके ही जाना है। और इसमें लीचोट-लियर्स प्रिंसिपल में एडिशन ऑफ कैटलिस्ट भी होता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस भी होता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए, है ना, तो कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो उसमें वो एक पॉइंट एक होता है जो इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। जब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करेंगे हम, तो उसमें क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर, है ना, ये पढ़ते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं। वो हम दो चीजें पढ़ते हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये हमें पढ़ना है जरूरी, इनर्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जब हम करते हैं उससे क्या होता है, लीचोट-लियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसके बाद ये चीजें आती है फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम में। आयन इक्विलिब्रियम में देखो क्या क्या आता है। आयन इक्विलिब्रियम में मेनली पहले ही आता है पीएच। पीएच हमें पता होना चाहिए और कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। पीएच आता है, और भाई साहब इसमें क्या आता है? बफर। व्हाट डू यू मीन बाय बफर? सॉल्यूशन। ये जरूरी करना है हमें, पीएच आना चाहिए, बफर आना चाहिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सबसे फेवरेट एग्जामिनर का कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा आया है, कॉमन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट? हमेशा, हर साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, पीएच, कॉमन आयन इफेक्ट, ये आपको करके जाना है, ठीक है। इतना कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भाई साहब सम बेसिक कंसेप्ट्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी जिसको हम मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं, पहला चैप्टर है ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स, इसमें भी कितने मार्क्स आते हैं? 7 मार्क्स, यानी मोल कंसेप्ट। पहला इसमें आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, जब केमिकल्स कंबाइन होते हैं वो कौन कौन से लॉ फॉलोज करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, ये गै-लुसियस लॉज पढ़ना है, ये एवोगैड्रोस लॉ पढ़ना है, वो सारे लॉज पढ़ने हैं, ठीक। और दूसरा आता है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? किसी का मास, किसी का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी के मोल्स या मॉलिक्यूल्स, उसकी एक फार्मूला एक ही है, उससे सब कुछ निकल जाता है। किसी का आप बताओगे उसका मोलर मास देके होगा या मोल्स देके होंगे, बताओ मास कितना होगा, मोलर मास निकालना होगा या मोल्स निकालने होंगे, या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स पे नहीं जाता है, मैंने नहीं देखा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। वैसे भी अगर आप मॉलिक्यूल्स निकालोगे, एटॉमिसिटी करोगे, वहां पे एटम्स निकलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट, empirical and molecular formula, empirical and molecular formula, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कभी कभी, किसकी के एक एटम के, एक एलिमेंट की परसेंटेज ये है, दूसरी की ये है, आप निकालो ये एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का,
है ना, ये डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी 2s इंटू मोलर मास, तो इंटू मोलर मास ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2s मोलर मास की मोलर मास डिवाइड बाय 2, ये आप देख लेना, याद ही नहीं आ रहा है मुझे, ये रिलेशन जो है वो आती है, ठीक है। केमिकल ये एम्पिरिकल फार्मा, मॉलिक्यूलर फार्मा, और क्या आता है लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, है ना, इतना डेफिनेशन आती है इसकी, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट एग्जांपल, ठीक। ये सारी चीजें आती है इसमें, ज्यादा नहीं आता। उसके बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन, यानी ये आप उतारो जल्दी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियडिसिटी, उसको पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं ना। पीरियडिक क्लासिफिकेशन डायरेक्ट लिखूंगा मैं जल्दी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन से कितने मार्कस है, 6 मार्कस, ठीक। देखो आपको आनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी, एस पी डी एफ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और याद रखना एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है, एक्सेप्शनल क्रोमियम की आती है, वो याद रखना आपको, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए, पहला। दूसरा, इसमें क्या आते हैं, इसमें पीरियडिक ट्रेंड ज्यादा आते हैं, पीरियडिक ट्रेंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस आता है, और क्या आयनाइजेशन एनर्जी आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अगर आपको फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पॉरीज ये स्केल, मुल्कियन स्केल जो है होती है, उसे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे डिनोट करते हैं, काई से करते हैं ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आता है। और डायगोनल रिलेशनशिप पिछली बार पूछा था, डायगोनल रिलेशनशिप ये भी पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा इस साल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक। हाँ उसके बाद ये हो गए इसके 6 मार्क्स। उसके बाद हो गया क्या, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के 4 मार्क्स। इसमें क्या पूछता है भाई साहब, इसमें पूछता पहले रेडॉक्स रिएक्शन किससे बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमेशा आता है, कनप्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, टाइप्स। और ये भी आप बोलेगा कि कोई रिएक्शन देगा, उसमें बोलेगा कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट, अगर कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, तो जरूर पढ़ के जाना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको जरूरी पढ़ के जानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का कंपाउंड का दिया होगा, फॉर एग्जांपल अंडरलाइन, फॉर एग्जांपल H2SO4, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी ऐसी बहुत सारे कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर, या और क्या बैलेंसिंग, इसमें आता है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इसमें 2 आते हैं, एक तो रेडॉक्स बाय बैलेंस, कॉमन आयन एक्सचेंज, कॉमन आयन एक्सचेंज, कॉमन आयन एक्सचेंज, और ये कॉमन आयन एक्सचेंज नहीं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो वही दिमाग में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन बाय बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन
नंबर मेथड। ठीक, तो ये था आपका पूरा जो केमिस्ट्री में जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे, ये आपको पूरा एक ओवरव्यू था कि भाई साहब कैसे बनानी है आपको, कैसे कौन कौन सा टॉपिक्स आपको करके जाना है। ठीक है, ये आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया था कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करके जाने। देखो और एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, देखो इतना ही आता है, इतना पढ़ लोगे बहुत से सारे क्वेश्चंस लगभग आप कर पाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं, अबाउट 95% इसी में आने वाला है। चलो भाई 90% इसी में आने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, उससे कितना 21 मार्क्स आ जाते वो, है ना। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 9 मार्क्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, उसमें कितने 9 मार्क्स आ गए, इजी है एटॉमिक स्ट्रक्चर भी। और देखो यही रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो आस्था है ना भाई, सब आसान है, इसमें 4 मार्क्स आते हैं, कितने हो गए 34 मार्क्स, इसमें 34 मार्क्स आ गए इन्हीं 3 चैप्टर्स में, है ना। आराम से कर लोगे, इसी में पास हो जाता है इंसान आराम से। तो उसके बाद भी अगर आप फिर से बॉन्डिंग भी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग वो भी कर सकते हो आप, वो भी इजी है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ट्रांड याद रखनी है, वो भी आराम से कर पाओगे। तो अलगर्ज मेरा ये मानना है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी होगी, और एज इट इज जो पूछे जाते हैं, मैंने बोला कि सल्फोनेशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस एज इट इज आते हैं, मार्कोविन का, एंटी मार्कोविन का। उम्मीद है कि जब आप सारे इन टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, अब सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह, सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और आपकी तैयारी जो है, अगर किसी की तैयारी कम चल रही है भाई साहब, तो उसको रिक्वेस्ट करता हूं मैं भाई साहब, एग्जाम अभी आने वाला है तो पढ़ लो भाई। ठीक है ना, एग्जाम आने वाला है अभी। देखो वो हम पहले बोलते थे कि क्वेश्चंस कुछ है वो रट्टा लगा लो पास हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं, अभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में आपसे दोबारा। तो विदा लेते हैं इसी के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।